को हमने मुख्य वक्ता तो बना दिया है, मगर वो आप सभी अपने अपने सवाल भी करिएगा, प्रश्न भी रखिएगा और संवाद पर ही चर्चा भी है जी। ये फोटो दिखाने से मना कर रहा, मैं शेयर करता हूँ प्रेजेंटेशन। बहन जी ये शेयर वाला खोलिए ना, स्क्रीन शेयर करने वाला ओपन कीजिए। मैं कर देता हूँ जी जी खोल दिया खोल दिया। हाँ खोल तो गया। हाँ जी खोल दिया बहन जी ने, सॉरी जी। स्क्रीन शेयर हो रही है, कुछ दिख रहा है भाई साहब? नहीं दिख रहा अभी। Cannot share screen। मैं एक बार फिर से जुड़ता हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। रोशनलाल भैया आवाज आ रही है? ज्वाइन हो गए आप? आवाज हाँ आवाज आ रही है। फिर से आपने माइक बंद हो गया। आदरणीय रोशनलाल भैया, आपका माइक बंद है। म्यूट है, म्यूट। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ अब ठीक अब आ है। रही। हाँ हाँ अब आ अब रही। ठीक है। जी जी। तो आप दो मोबाइल से जुड़ गए हैं। आप एक पर एक मिनट शेयर हो रहा? हाँ अब हो रही है। हाँ हो स्क्रीन रही शेयर है। हो रही है।
अभी कुछ दिख रहा है? अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है जी। जी बहन जी। हाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है। जी, सभी का आज के योगाहार कार्यक्रम में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे आपने पुनः बुलाया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ योगाहार परिवार का। आज जो बहन जी से चर्चा हुई थी, तो हम चर्चा करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की। चूंकि हम खेती करते हैं तो खेती में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि हम पैसा ज्यादा से ज्यादा हम अर्जित करें कम भूमि में। किस तरह से हम हमारी जो आय है, क्योंकि हम खेती इसीलिए करते हैं कि हमारा जीविकोपार्जन हो। जिसके पास 1 एकड़ हो वो भी, जिसके पास 5 हो वो भी, और जिसके पास 100 एकड़ हो वो भी। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती करता है। तो निश्चित रूप से वो किस तरह से अपने जो खेती का सिस्टम है उसको किस तरह से ले जाए, क्योंकि अगर हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं, सिंगल खेती करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि इससे हमें जो आय होती है वो ठीक से प्राप्त नहीं होती। इसलिए ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है IFS, समन्वित कृषि की बात हम करते हैं, समन्वित कृषि प्रणाली की, और इसमें हम एक ही उसमें अधिक से अधिक इंटरप्राइजेस, मतलब हम फसल भी लेते हैं, पशुपालन भी करते हैं, हम पक्षियों की जैसे मुर्गी, डकरी है, इनको भी हम पालते हैं, और साथ में दूसरे और जो अलग अलग तरह के बिजनेस हैं खेती से जुड़े हुए, उनको करके हम किस तरह से हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, इसमें हम एक से ज्यादा जो बिजनेस है उनको उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो कम जमीन है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे लें, इस पर इसमें ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का हम अधिक से अधिक किस तरह से उपयोग करें, और इस तरह से उपयोग करें कि हमारा जो वातावरण है वो भी प्रदूषित ना हो, वातावरण पे किसी तरह का दुष्प्रभाव उस पर ना आए, और हमारी उत्पादकता बढ़े। इसके अलावा हम जो रिसोर्सेज उपयोग कर रहे हैं, एक रिसोर्सेज एक का अगर कोई एंड प्रोडक्ट है तो दूसरे के लिए उसके लिए वो उपयोग की चीजें बने, तो एक साइकिल बने कि एक प्रोडक्ट से कोई चीज अगर निकल रही है, उससे बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, तो वो दूसरे इंटरप्रेन्योर के लिए एक इनपुट का काम करे। जैसे हम गौ पालन करते हैं तो गौमूत्र गोबर निकलता है, गौमूत्र गोबर निकलता है तो वो खेती में काम आता है। खेती करते हैं, खेती से जो चारा निकलता है उसको हम हमारे पशुओं को खिलाते हैं, हमारे गौ माता को खिलाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से, और ये एक साइकिल बन गई। तो ये हमारे जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, ना कि ब्रेक करे। तो ये हमको ध्यान देना है। दूसरा, हम यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम की भी बात करते हैं कि एक कौन सी फसल के बाद कौन सी फसल लगानी चाहिए। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इस पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारा सिस्टम हो गया है कि हम एक तरह की फसल लगाना पसंद करते हैं,
और वो भी फसल ऐसी लगाना पसंद करते हैं जिसमें कि हमें ज्यादा से कम श्रम करना पड़े और हम आसानी से उन फसलों को ले सकें। तो इस तरह हम थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, खेती ऐसी करना चाहते हैं जिसमें हमको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और हम आसानी से उत्पादन ले सकें। तो इन सब चीजों से के अलावा हमको हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, हमारा जल है, पानी, भूमि है, हमारे पशु हैं और ह्यूमन, हमारे पास जो मनुष्य है, इन सब का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें जिससे कि हम अपनी आय को बढ़ा सकें। अब इसके हम किस तरह से, हमारे पास जो हमने बात की, तो इसमें हमारे जो गोल हैं, हम वही पहला गोल यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम इनकम कैसे प्राप्त करें खेती से। इसके अलावा हम जो हमारा सिस्टम है, हम बात कर रहे हैं हमारी खेत की, हमारे पास जो भी चीजें हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब थोड़ा सा ऐसे समझे, हम प्रोडक्टिविटी, जैसे हमने 1 एकड़ खेत ली, 1 एकड़ खेत में हमने जो पैसा कमाया साल भर में, हमने पूरी लागत लगाई और हमने मान लो 5,000 रुपए कमाया 1 एकड़ में। हमने धान की खेती की, धान के बाद फिर हमने कुछ नहीं लिया, साल भर हमने खाली छोड़ दिया। तो इससे अगर मान लो हमने 5,000, 10,000 या 20,000 रुपए कमाया, तो 1 एकड़ में हमने एक फसल से मान लो 20,000 रुपए कमाया, तो 20,000 रुपए प्रति एकड़ उसकी उत्पादकता हुई। अगर यहीं पर हम इसमें धान के साथ हम चना लगा देते हैं, तो चना से जो हमें दूसरी आय प्राप्त होगी वो भी उसी जमीन की प्रोडक्टिविटी होगी। मतलब चने से मान लो हमने 25,000 रुपए एकड़ कमा लिया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ के कितनी होगी, 45,000। अब इसमें हमने चना निकाला, चने के बाद मूंग लगा दी, उड़द लगा दिया गर्मी का, तो इसको अगर हमने ये कर दिया, तो जो उड़द मूंग से हमको 20,000 रुपए मिला, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ के होगी 65,000। तो 1 एकड़ से ही हमारी प्रोडक्टिविटी 20,000 से बढ़ के 65,000 हो गई। तो ये उत्पादकता हमारी बढ़ी। अब इसमें हमने अलग अलग रिसोर्सेज लगाए, उन संसाधनों का कैसे उपयोग किया, इस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये हमारे संसाधन इस तरह से उपयोग हो कि इनसे किसी भी तरह से हमारी भूमि की उत्पादकता, हमारी भूमि की जो जल धारण क्षमता, जो जितने भी उसके तत्व हैं जो उसको जीवित बनाए रखते हैं, भूमि को हम बोलते हैं प्रोडक्शन का जीवित तत्व। हम जल देते हैं, ये इनको हम जीवित नहीं मानते, पर भूमि को हम जीवित मानते हैं, क्योंकि इसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे हमको सपोर्ट करते हैं। और इसके कारण इन सबको जीवित रखते हुए अगर हम उत्पादन बढ़ाते हैं, तो ये हमारा जो IFS मॉडल को हम सक्सेसफुल मानते हैं। हम जो केमिकल फर्टिलाइजर को कम से कम करें, ये भी हमारा गोल होता है। और इसके साथ हम जो ऑर्गेनिक जो हमारे इनपुट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ताकि हमारी भूमि में जो अनवांटेड मटेरियल है वो ना जाए। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं, जैसे पानी है, जमीन है, इनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। अभी वाटर एफिशिएंसी की बात करते हैं हम, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी की बात करते हैं, जो हमारे इनपुट्स हम दूसरे भी यूज करते हैं, हम ट्रैक्टर यूज करते हैं, इनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। हमने 1 लीटर पानी से कितना अनाज लिया, हमने जो फर्टिलाइजर यूज किया, हमने गोबर की खाद यूज की, तो हमने अगर 1 किलो कंपोस्ट यूज किया तो उससे हमने कितना उत्पादन लिया, उसका लॉस ना हो, कम से कम लॉस हो और वो हमारे पौधों को ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इस पर हमको ध्यान देना पड़ता है। ये इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इसमें जो इसके मूलभूत अगर सिद्धांत की बात करें, तो इसमें हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमको हमारे क्षेत्र की जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रख के हमको खेती करना चाहिए। सामान्यतः ये होता है कि जो आज की इसमें थोड़ा सा किसान इस पर देखता है कि कुछ नई फसल हो रही हो, उसकी तरफ दौड़ लगा देता है।
और सामान्यतः उस फसल से कुछ दिन बाद उसको शुरू में हो सकता है उसको अच्छी आय प्राप्त हो, लेकिन कुछ दिन बाद उसको उतनी अच्छी आय प्राप्त नहीं होती, प्रॉब्लम्स उसमें बढ़ने लगती है, कीट बीमारियां सब तरह की। तो अगर आप लोकल बायोलॉजी जो उसकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रखते हुए अगर वो फसल लेते हैं, जैसे हमारे आम अच्छा हो रहा तो हम आम ले, हमारे अमरूद अच्छा हो रहा तो अमरूद ले, अगर अनार की कंडीशन हमारे यहाँ अच्छी है और अच्छा हो रहा है तो वो ले। पर हम इसको ध्यान रखते हुए अगर हमारी फसल लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें जो हमारे लाभ की हम बात करते हैं वो ज्यादा होगा। हम जो भी क्रॉपिंग की टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम प्रॉपर उपयोग करें, जैसे इंटरक्रॉपिंग हम बोलते हैं, दलहनी फसलों के बाद हमारी अनाज वाली फसलें लेना चाहिए या तिलहनी फसलें लेना चाहिए, गहरी जड़ों के बाद उथली जड़ों वाली फसलें लेना चाहिए। तो एक कॉम्बिनेशन है इंटरक्रॉपिंग का। हम इन सबको जो इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, कौन सी फसल के बीच में कौन सी फसल लेना चाहिए, हम ज्वार के बीच में अरहर लेते हैं, मक्के के बीच में अरहर लेते हैं, चने के बीच में सरसों लेते हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करती है, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है। और एक के कीट जो है ये इंसेक्ट को भी रोकती है, कीड़े बीमारियां कई तरह की चीजों को रोकती है। और दूसरा इसमें ये रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, एक फसल का की हाइट कुछ कम होती है, दूसरी फसल की हाइट ज्यादा होती है, तो कैनोपी एरिया भी कवर करती है और जो सनलाइट है उसको भी उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। मल्टी स्टोरी लेआउट भी हम इसमें इस पर करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्पेस का उपयोग कर सकें। हमारे पास स्पेस सीमित है, हम जैसे मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग की बात करते हैं कि हम 3 लेवल में अलग अलग तरह की हम खेती करते हैं, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से खेती कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर के जो अलग हमारे दूसरे जिससे भी हमारी आय बढ़ती है उनको हम कैसे और किस समय उपयोग करें, इस पर भी हमको यहाँ पर समय पर उपयोग करने पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट की। मार्केट लिंकेज भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमने सब कुछ कर लिया और मार्केट हमारा प्रॉपर नहीं हुआ, अगर हमने ठीक से ग्रेडिंग नहीं की, हमारी उनको ठीक से स्टोर नहीं किया और हम उनको मार्केटिंग नहीं कर पाए, तो भी हमारा जो सारी मेहनत होती है वो उतना हमको लाभ नहीं मिल पाता है। हम जो आइडियल जो हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसमें हम क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो उसमें रिस्क, फार्मर की रिस्क कम से कम हो। जो भी हम मॉडल बनाए, जो भी हम चीजें बनाए, उसमें उसकी रिस्क कम से कम हो और उसके लिए जो भी चीजें आवश्यक हो रही है वो उसको उसके पास से मिले, उसको बाहर से नहीं लेना पड़े। रिटर्न जितने जल्दी मिले, क्योंकि छोटे किसान के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ तक का किसान वो 5 साल 10 साल तक इंतजार नहीं कर सकता कि उसको फसल से रिटर्न मिले और फिर उसके बाद वो उसमें वो करे। तो हमें इस तरह से प्लान करना चाहिए कि उसको रेगुलर इनकम होते रहे, क्योंकि वो आश्रित उसी पर है और उसको हमें अगर वो नहीं मिलेगा तो वो फिर उसको छोड़ देगा। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिक वायबिलिटी मतलब हमने अगर 10 रुपए लगाया है तो हमको 30 रुपए मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पैसा ज्यादा खर्चा करें और हमको उत्पादन कम मिले। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इस तरह की फसल लगाएं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक ना हो। मतलब हम सिर्फ जैसे धान लगा दी तो सिर्फ धान लगाने से क्या हमारे भोजन की आवश्यकता पूर्ति होगी? नहीं। हमको अगर हम खेत में एक फसल लगा रहे हैं तो उसके साथ हमको सब्जी भी चाहिए, फल भी चाहिए, दाल भी चाहिए। तो इस तरह से हो कि हमारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनकी तीनों की रिक्वायरमेंट और साथ में मिनरल्स और हमारे जो विटामिन और मिनरल्स हैं इनकी भी रिक्वायरमेंट की पूर्ति हो सके। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें होता है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब वो हमारे वातावरण को किसी तरह से प्रभावित नहीं
प्रभावित नहीं करती हो और प्रभावित नहीं होती हो। मतलब उस वातावरण में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, हमें हमेशा कॉमर्शियली अडॉप्टेड फसलों को बोना चाहिए। अगर हम खेती से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको ऐसी फसलों को लगाना चाहिए जो उस क्षेत्र में आसानी से ग्रो होती है। इसके बाद एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी, हमको कोशिश ये करनी है कि हम अब ऊर्जा के लिए, हम जो भी ऊर्जा उसमें लगा रहे हैं उसको कैसे हम अपने से बना सकें। तो कई सारे लोग उसमें, मतलब जो हमारी एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी में हम गोबर गैस का प्लांट लगा लें। गोबर गैस से भी कुछ लोग आर्मेचर से गोबर गैस इकट्ठा करके और उससे भी पंप चलाते हैं, और कई सारे अभी तो जनरेटर वगैरह भी बनाए जाने लग गए जिससे कि हम ये एनर्जी, इसका जो एनर्जी है वो ले सकते हैं। इसकी बात करते हैं क्लाइमेटिक एडॉप्शन की। तो ये जो इसका पांचवा जो पिलर है वो है वो क्लाइमेट में एडॉप्ट होना चाहिए। वो क्रॉप, उस जो भी हम सिस्टम ले जा रहे हैं, पशु ले जा रहे हैं, पक्षी ले जा रहे हैं, वो सब उस क्लाइमेट में एडॉप्टर उनकी वो उसके लिए अभ्यस्त हों, वहां पर वो आसानी से रह सके। तो ये मुख्य बिंदु है, और इस पर करते हुए हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जो हम वेस्ट है इसको हम इनपुट के रूप में उपयोग करते हैं। एक का, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक का अगर वेस्ट है तो दूसरे के लिए इनपुट का काम करेगा। तो ये एक दूसरे को सपोर्टिव हो, जो भी उसके इंटीग्रेट वो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। कास्ट इसकी कम होना चाहिए। जो भी हम चीजें ले रहे हैं उसकी कास्ट उसमें कम होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाना चाहिए और इनकम बढ़नी चाहिए उससे। जो हमारे फार्मर्स है उनको गारंटी होना चाहिए कि वो उससे, उस सिस्टम से ज्यादा उत्पादन ले सके, ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त कर सके, और किसी तरह का ऐसा वेस्ट ना निकले जो हमारे सिस्टम को खराब कर सके। इसमें हम प्लांट लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, बर्ड ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, एक्वेटिक फ्लोरा जैसे एजोला है, इनका उपयोग कर सकते हैं। मतलब जो चीजें हमारे पास हो सकती हैं उन चीजों को हम उपयोग कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, इनके सभी लोग जानते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अगर हम लगा रहे हैं तो इससे जो हमारी भोजन जो है वो ज्यादा मिलेगा। हम जब उत्पादित करेंगे तो इससे फूड सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि हम यूनिट एरिया में ज्यादा फसल ले रहे हैं, ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको जो हमारी उत्पादकता है वो बढ़ेगी और हमको ज्यादा भोजन मिलेगा। जब हम कुछ नई चीजें, बी कीपिंग, मशरूम, सिल्वीकल्चर, एक्वाकल्चर, इस तरह की चीजों को हम इस सिस्टम में ले जाते हैं तो हमको दूसरे सिस्टम की उत्पादकता को कम किए दूसरे सिस्टम की उत्पादकता को कम किए बगैर हमको ज्यादा आय प्राप्त होती है। यहाँ पर हम रिसाइकलिंग भी करते हैं प्रोडक्ट का कि सर एक मिनट, संभवतः आपका प्रेजेंटेशन आगे नहीं बढ़ रहा है सर, थोड़ा देख लें, अगर बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। हेलो, स्लाइड नहीं बढ़ रही? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन संभवतः आपका आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर केवल मेरा रुका हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अगर और लोगों का भी रुका है तो जरा आगे बढ़ो। मैं भी यही कह रहा था, मैंने मैसेज भी किया था उसमें, एक भी स्लाइड आगे नहीं बढ़ी। ओहो सॉरी, हो गया। अभी दिख रहा? जी अभी दिख रहा है। जी, वो मैं भी समझ नहीं पाया क्योंकि मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा था, सॉरी। तो ये हम रिसाइकिल की बात करते हैं। रिसाइकलिंग
हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हमको रिसाइकिल करने की हम बात करते हैं। उसके अलावा जो क्रॉप डेब्रिस है, जो भी हमारा वो फसल के अवशेष हैं, वो जमीन में हम मिलाते हैं। ये इससे हमको उनका जो खर्चा है वो खर्चा नहीं करना पड़ता। बार बार हमको नहीं तो कई बार जो दूसरे सिस्टम होते हैं उसमें हमको सफाई करनी होती है। जैसे धान का पैरा है, गेहूं का स्ट्रा है, तो इनको हमको जमीन में मिलाकर हम उसको डिकम्पोज करके और यहीं के यहीं यूज कर ले। वेस्टलैंड और मार्जिनल लैंड का हम उपयोग कर पाते हैं जब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करते हैं। तो वेस्टलैंड है तो वहां हम पशुओं को रख सकते हैं, और छोटी जमीन में भी हम अपनी खेती कर सकते हैं। अलग अलग तरह की चीजें हम बी कीपिंग भी कर सकते हैं, कुछ अगर मुर्गी पालन कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा ढाल हो और पानी की व्यवस्था हो तो हम फिशरीज को भी हम वहां पर ले जा सकते हैं। और सारे जब हम एक से ज्यादा सिस्टम हम एक खेत में उपयोग करते हैं तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि जो हमारे लेबर है उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमको जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है उसको भी हम दूर करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को हम बढ़ाते हैं, इससे भूमि की जो उत्पादकता है उसको, ये जब हम सिस्टम को उपयोग करते हैं तो इससे हमारी भूमि की उत्पादकता बढ़ती है। और जो अपने पे जो हमारा जो सिस्टम है वो खुद के ऊपर वो होता है, मतलब हमें दूसरों पर निर्भरता हमारी कम होती है। सिर्फ लेबर छोड़ के बाकी चीजों में हम अपनी चीजों को उपयोग करते हैं, बाहर से हमको कम चीजें लेना पड़ता है। हम इससे ग्रोथ, जो देश के विकास में भी सहयोग करते हैं, और जो बाहर से जो इनपुट है उसकी वो हमको कम लेने की आवश्यकता है। एक किसान जो हमने यहाँ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जो थे, इनका हमने एक छोटा सा परिचय यहाँ पे देने की प्रयास किया है। ये बिहुराव दमाहे हैं, ये इनकी 5 एकड़ करीब जमीन है, और ये इसमें जो 6 एकड़ लैंड होल्डिंग है, और पिछले 25 सालों से खेती कर रहे हैं। और इसमें ये अलग अलग तरह के सिस्टम इन्होंने उपयोग किए हैं। और इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ये थी कि पहले इनको मोनोक्रॉपिंग, यहाँ चूंकि बालाघाट के बारे में बता दूं कि ये राइस ग्रोइंग एरिया है। यहाँ पे बारिश में तो, खरीफ में तो धान ली जाती है, इसके अलावा यहाँ गर्मी में भी धान की खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो साइंटिफिक टेक्निकल नो हो, खेती के बारे में बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान की कमी थी इनके पास। पुअर नॉलेज, जो सॉइल फर्टिलिटी के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। और अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स, जो बीज था ये पूरी तरह से बाजार पे आश्रित थे, और बाजार से जो बीज मिलता था उसी को ये लेते थे। इसके अलावा सीड रेट की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 एकड़ के लिए लगभग 40 किलो तक बीज ये लोग इस्तेमाल करते थे। अगर दूसरी पद्धति से हम बात करते हैं तो एसआरआई में हम 2 किलो की बात करते हैं, और अगर नॉर्मल अगर वो कर रहे हैं तो 5 किलो से 6 किलो में हमारा 1 एकड़ हो जाता है। पेस्ट इंसिडेंस भी इनके पास ज्यादा आता था। तो ये सब इनकी प्रॉब्लम थी। ये इनके यहाँ हमने जो जीवामृत, घन जीवामृत, सीड ट्रीटिंग के हमने ये उनको सीड ट्रीटिंग ड्रम भी इनको प्रोवाइड कराया था। और यहाँ पर जैसा देख रहे हैं धान की खेती में, तो धान भी इनकी बहुत बढ़िया हुई है। इनने जो गवर्नमेंट की स्कीम से इनको गोबर गैस प्लांट भी लगाया है, सारे ही इनके यहाँ इंट्रोड्यूस कराया गया। क्रॉप रोटेशन, ये धान के बाद चने की खेती की गई है। इनके पास गाय के अलावा जो बकरी है, बकरी पालन के लिए भी जो इम्प्रूव्ड गोट का शेल्टर है उसको हमने वो कराया था। जो इसमें क्या है कि 1 से 1.5 फीट ऊपर हम बांस का एक मचान बना देते हैं, जिससे जो भी हमारे गोट है और उसके बीच में लगभग 1 सेंटीमीटर का स्पेस, 2 बांस के बीच में आधे बांस को हम काट देते हैं और 1.5 फीट ऊंचा मचान बना देते हैं, और उसमें 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर का स्पेस 2 बांस के बीच में रखते हैं, जिससे उनका जो एक्सक्रीटा है
और जो भी उनका एक्सक्रीटा है वो नीचे आ जाए। और नीचे चाहे तो पॉलीथीन रख देते हैं, पॉलीथीन डाल देते हैं, तो रात भर पूरा जानवर जो हमारे गोट्स हैं वो उसमें रहते हैं। सुबह उसको निकाल के उसको इकट्ठा करके जो खाद बनाने की जगह वहां ले जा लिया जाता है। तो इससे गोट में बहुत कम बीमारियां आती है और गोट का ग्रोथ अच्छा होता है, मतलब नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ आती है बकरियों में। तो बकरियों के लिए ये जो शेल्टर है बांस का 1.5 फीट ऊंचा, ये बहुत बढ़िया काम करता है और बढ़िया मॉडल है। नेट हाउस भी इनको बनवाया था, इनको मतलब सजेस्ट किया था और इन्होंने नेट हाउस भी बनाया। वर्मी कंपोस्ट का वर्मी कंपोस्टिंग इनको बताई, वर्मी कंपोस्टिंग इन्होंने शुरू की और कुछ फल भी इनके यहाँ हमने लगवाए थे। ये बकरी का जो शेल्टर है ये देखेंगे आप, इसमें ऊपर बकरियां हैं और नीचे ये पूरा इन्होंने पत्थर से वो बना दिया है। इसको लकड़ी के उस पर भी बनाया जा सकता है, जैसा भी लोकल मटेरियल आपके पास है। बांस आपको लगेंगे तो बांस डाल के आप इसको आराम से बना सकते हैं। ये गोबर गैस का इनका प्लांट था, इससे ये गोबर गैस से अपना खाने का इनका जितना भी गैस की रिक्वायरमेंट है ये इससे गोबर गैस से पूरी हो जाती है। और जो स्लरी निकलती है इससे ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। यहाँ पर ये इनके पिताजी वर्मी कंपोस्ट बनाते हुए वो दिखा रहे हैं। तो ये इनका एक जो हमने इकोनॉमिक्स निकाला था, जो पहले क्या था और अब क्या है, इसका एक हमने एक अध्ययन उसका किया था। तो ये पहले धान लेते थे, लगभग जो बारिश में जो धान लेते थे वो 3.2 एकड़ में वो धान लेते थे। और उसके बाद जो हमने जो सिस्टम लगाया तो उसमें उनकी धान का एरिया कम करा दिया, वो लगभग 2.4 एकड़ में कर दिया। और इससे जो पहले इनकी प्रोडक्शन था वो थोड़ा कम हुआ पर प्रोडक्टिविटी इनकी बढ़ी। क्योंकि एरिया कम हो गया तो प्रोडक्शन इनका 142 से 129 हो गया, लेकिन पहले 44 क्विंटल प्रति एकड़ प्रोडक्टिविटी थी, वो बढ़ के 53 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है ये प्रोडक्टिविटी। 44 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से 53 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गई। तो ये इनके जो रिटर्न है वो पहले से ज्यादा, इनको 1,71,000 उससे जो राइस से मिला इनको प्रति वर्ष। इसके अलावा जो इनको चना हमने इंट्रोड्यूस कराया तो चने से इनको एडिशनल लाभ प्राप्त हुआ। हमने इनको पिजन पी इंट्रोड्यूस कराई 2 एकड़ में, इससे इनको एडिशनल लाभ हुआ। जो ये सिर्फ धान लेते थे और उसके बाद खाली छोड़ देते थे और फिर समर में फिर से धान लेते थे। वीट हमने इनको गेहूं का वो कराया, चूंकि ये हमारा जो एरिया है परंपरागत रूप से धान का नहीं है, उसका धान का एरिया है और गेहूं यहाँ बहुत कम उत्पादकता होती है। फिर भी इनका जो गेहूं की उत्पादकता इन्हें जो धान से उनको लाभ जो मिलती थी उसकी जगह इनको गेहूं से 28 क्विंटल करीब प्रति हेक्टेयर इनको गेहूं मिला है। इसी तरह इनको ब्लैक ग्राम उड़द लगभग 1 एकड़ में उड़द लगवाई गई और इससे भी ये एडिशनल इनको 13,200 रुपए इनको एडिशनल प्राप्त हुआ। ग्रीन ग्राम भी इन्होंने पहली बार लगाया तो इनको ये एडिशनल इनकम, बकरी से एडिशनल इनकम, इसी तरह वर्मी कंपोस्ट से 10,000 रुपए करीब इन्हें प्रतिवर्ष इन्होंने बेच के कमा लिया। और मुर्गी भी इन्होंने जो कड़कनाथ पाली थी इससे लगभग इनको 5,500 रुपए इनको प्राप्त हुई। तो ऐसा कुल मिला के जो इनकी इनकम थी पहले, अगर उसकी बात करें तो पहले 1,90,000 थी, वो बढ़ के 4 लाख हो गई, मतलब लगभग डबल से वो हो गया। तो सिर्फ उसमें हम इंटरप्राइजेस को बढ़ाया गया है और इसमें अभी जो उनने फल लगाए हैं वो अभी इनके उसमें प्रोडक्शन में नहीं है, उसकी इसमें बात नहीं, पर इंटरप्राइजेस बढ़ाने से उसी जमीन में इनकी जो आय वो ज्यादा हो गई। तो एक इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। ये इनका कास्ट बेनिफिट रेशियो भी निकाला है कि कितना पैसा लगाया और कितना पैसा, पहले 1 रुपए लगाते थे तो 3 रुपए मिलता था, अब 1 रुपए लगा रहे हैं तो 4 रुपए 3 पैसे मिल रहा है। तो ये इससे जो हमारा सिस्टम है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, उससे जो लाभ है उसकी बात हुई। ये थोड़े बड़े किसान हैं, ये लगभग 100 एकड़ में इनका खेती, जैसे हमारे शरद भैया करते हैं वैसे ये इनका मैकेनाइजेशन बहुत बढ़िया है। ये
पूरा फुल मैकेनाइज्ड फार्मिंग करते हैं। इनके पास जो इन जितने मॉडर्न इक्विपमेंट की बात करें हम तो से लेके लेजर लैंड लेवलर तक इनके पास है। मतलब इन्होंने सारी जमीनें लेजर लैंड लेवलर से लेवल की हुई है। अब मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा बताना चाहूंगा लेजर लैंड लेवलर की, क्योंकि मैंने बात की तो लेजर लैंड लेवलर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आप खेत का ढाल एक समान कर सकते हैं। आप एक बार उसको लेजर लैंड लेवलर को अपने खेत में ले जाके सेट कर दें और सेट करने के बाद फिर उसको जब उसमें हम बता देते हैं कि इसमें हम इस डायरेक्शन में हमको 2 इंच का 4 इंच का हमको ढाल देना है। तो ये पूरे खेत में आपका एक बार आप उसको सेट कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली वो जो ट्रैक्टर है, जो मशीन है, वो चलेगी और आपके खेत को पूरा इधर से उधर, मतलब पूरा जो आपका लैंड का लेवलिंग है वो उस लेवल पे कर देगी। आपने 4 इंच सेट किया तो 4 इंच पे ला देगी। इससे फायदा ये होगा कि जब हम इरिगेट करते हैं तो हमारी खेत में पानी एक सार जाता है। नहीं तो जब इरिगेशन में, जैसे धान के खेत में हम धान में पानी भरते हैं तो कई बार ये होता है कि धान में कहीं पानी, खेत में पानी ऊपर दिख रहा है तो कहीं पानी नीचे होता है, मतलब भरे हुए भी होता है और ऊपर भी ऊंची भी जमीन होती है। तो इस तरह से उत्पादकता बहुत कम हो जाती है और इरिगेशन की जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत कम हो जाती है। वाटर यूज एफिशिएंसी जो है इससे लेजर लैंड लेवलर से बहुत बढ़ती है। तो जो धान के किसान हैं या गेहूं जो पानी ओपन पानी देते हैं, अब तो स्प्रिंकलर यूज हो रहा है, मिनी स्प्रिंकलर यूज हो रहा है, तो वहां वो समस्या नहीं। पर जहां आप जैसे फ्लडेड इरिगेशन हमको करना होता है वहां पर लेजर लैंड लेवलर आपकी जो प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा देता है। लगभग 25% तक प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने जो कोरिएंडर लिया है, हाइब्रिड्स धान के हाइब्रिड लिए हैं और चिकपी और अलग अलग तरह की चीजें इन्होंने अपने खेत में ली हुई है और इससे इनका जो उत्पादन है वो ये इंटीग्रेशन से बढ़ा है। ये पहले जितना लेते थे उससे इनका लगभग 30 लाख करीब का इनका उत्पादन बढ़ा हुआ है। ये एक हमारे इन जियालाल रंगडाले जी हैं, ये पूरा जैविक करते हैं, पूरा 100% इनकी खेती जो है ये जैविक है और ये 5 एकड़ के किसान हैं। इनके पास 5 एकड़ जमीन है जिसमें ये सब्जी भी लेते हैं, फल भी लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बीच में इन्होंने वो भी लिया हुआ है, सरसों की खेती की है। तो सब तरह के इंटरप्राइजेस का उपयोग करते हुए ये अपनी खेती को वो कर रहे हैं और इनका मतलब तीनों सीजन में ये कभी इनका खेत आपको खाली नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से इनके पास वर्मी कंपोस्टिंग भी है, इनके पास जानवर भी है और बकरी भी पालते हैं, मुर्गी भी पालते हैं। तो सब तरह के जो इंटरप्राइजेस है, इनके पास सिर्फ फिशरीज नहीं है। नहीं तो इन्होंने बीच में एक उसको भी रखा था, हनी बी के वो भी रखे हुए थे, पर चूंकि थोड़ा सा माइग्रेट आजू बाजू में इंसेक्टिसाइड का उपयोग होता है तो हनी बी माइग्रेट कर जाती है और नहीं आती। तो काफी बढ़िया इनका है। ये एक चिन्नौर हमारे यहाँ जो धान के किसान हैं उनका ये देखिए, ये कुछ हमने जो मॉडल बनाने की कोशिश की थी, मैं उनको आपके बीच में रखना चाहूंगा। ये देखिए 1 हेक्टेयर का मॉडल हमने तैयार किया है कि 1 हेक्टेयर अगर जमीन है, 2.5 एकड़ जमीन है, तो उसमें किस तरह से हमारा किसान भाई प्लान करे कि वो अपनी फसल को, अपनी उत्पादकता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। तो ये आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही आ रही आ रही आ रही हेलो, रोशन भैया आ रही आवाज? आ रही है, आप बोलिए। जी डॉक्टर साहब सुन पा रहे। जी जी। तो ये 1 एकड़ के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए हमने एक मॉडल तैयार करने की कोशिश की थी जिसमें किसानों के लिए ये है कि क्या फसल ले।
तो जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम था, जो अभी जो किसान भाई कर रहे थे, राइस और राइस के बाद वीट कर रहे थे, या राइस आफ्टर, जो जिनके पास पानी नहीं वो खाली छोड़ देते हैं, या राइस चिकपी मतलब चना लगाते हैं, धान के बाद चना लगाते हैं, तो उनको हमने कन्वर्ट करने की, मतलब जो प्रपोज्ड उनको सिस्टम दिया, उसमें ये 4-5 सिस्टम हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि धान के बाद गेहूं ले ले या चना ले ले, उसके बाद स्वीट कॉर्न ले ले, गर्मी में स्वीट कॉर्न ले ले, उसके बाद चने के धान के बाद मस्टर्ड या लिनसीड, सरसों या अलसी ले ले, अलसी के बाद गर्मी में मूंग या उड़द ले ले। इसके अलावा जो बारिश में हमारा अरहर ले ले, अरहर के बाद, अरहर निकलने के बाद स्वीट कॉर्न ले ले, या वीट ले ले, या वीट के बाद फिर मूंग या उड़द ले ले, गेहूं के बाद मूंग या उड़द ले ले। तो इस तरह से एक सिस्टम जो फसल का है, जो हमारी मेन क्रॉप है, उनका सिस्टम इस तरह से, ये 3 तरह के सिस्टम हमने यहाँ के बालाघाट के लिए किसानों को 1 हेक्टेयर के लिए हमने एक सजेस्ट किया था। और अगर वेजिटेबल इसमें अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो भिंडी, बारिश में भिंडी, उसके बाद कोरिएंडर, उसके बाद कॉलीफ्लावर, उसके बाद फिर कुकर बीट्स गर्मी में। तो एक सिस्टम ये हो जाएगा। दूसरा ये है जो कुकर बीट्स लें, कुकर बीट्स के बाद ब्रिंजल लें, और ब्रिंजल के साथ कैप्सिकम या जो हमारा मूली है, टमाटर है, और फिर गर्मी में फिर से कुकर बीट्स ले लें। और इसमें ड्रम स्टिक, मतलब एक ड्रम स्टिक के पौधे बीच बीच में लगा दें। तो ये वेजिटेबल के लिए किया है। और फल क्रॉप में इनको जो सजेस्ट किया है कि गुआवा लगाएं, अमरूद यहाँ पे बढ़िया आसानी से हो सकता है, आम यहाँ से आसानी से हो सकता है, पपाया, करौंदा, जामुन, कस्टर्ड एप्पल, ये फसल हमने 0.04 हेक्टेयर में, मतलब इस तरह से किसान भाई अपने कुछ पौधे, 5-10 पौधे, 1 हेक्टेयर का अगर किसान है तो वो इन फसलों के पौधे अपने खेतों में लगाए, जिससे उसको अपनी जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगी और जो बचेगा उसको वो सेल करके आय प्राप्त कर सकता है। और जो फ्रूट क्रॉप्स है उसमें इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग के लिए जो मैरीगोल्ड है, जिंजर है, टर्मरिक है, कालमेघ है, तुलसी, इनकी वो इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूम में हम ऑयस्टर मशरूम यहाँ पर हम बालाघाट में वो कर रहे हैं, और हमारे पास स्पॉन का भी यूनिट है ऑयस्टर मशरूम का। तो ऑयस्टर मशरूम हम किसानों को करते हैं और यहाँ पे किसान कर भी रहे हैं। तो एक हमने ये प्रपोज किया था। इसके अलावा लाइव स्टॉक के लिए 2 गाय या 2 भैंस मतलब जो 1 हेक्टेयर का किसान है कम से कम उसके पास 2 गाय होना चाहिए या 2 भैंस हो, ये ऐसा है। क्योंकि हम अगर नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो हमको गाय की बात करेंगे। और अगर गाय है तो उसके साथ वर्मी कंपोस्ट का यूनिट होना चाहिए, उसके साथ वर्मी वाश भी बनाए हो। इसके बाद फॉडर, ये कॉमन वो देखा गया पूरे हम देश की बात करें तो जानवर तो लोग सब पालते हैं, पर हमारे यहाँ एक चीज का अभाव है, हम कभी भी उसके जानवर के खाने की बात नहीं करते। हम उसको चारा, जो हमारे पास पैरा या एक्स्ट्रा गेहूं का जो हमारा भूसा है ये खिलाते हैं, और फिर बाहर से जो खली चुनी लाते हैं वो खिलाते हैं। अब जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें जरूर लोग फॉडर लगाने लगे हैं, पर सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जब भी गौपालन की बात करें या भैंस की बात करें, बकरी की बात करें, जिसकी भी बात करें, इसकी फॉडर का अरेंजमेंट पहले करें। हम फॉडर मैनेजमेंट पहले करें, उसके बाद फिर हम बात करें, हम चारे की व्यवस्था पहले करें, उसके बाद फिर हम जानवर पालने की बात करें। तो निश्चित रूप से हमारा जो लाइव स्टॉक का सिस्टम है, जो हम पशुपालन की बात करते हैं, वो अच्छा होगा। इसके अलावा हमने इनको जो सजेस्ट किया था पिजन पी और हाइब्रिड नेपियर, इसमें फॉडर में जो है वो ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, बरबटी है, ये ओट, बरसीम, लूसर्न, मक्का, हाइब्रिड नेपियर, इन सबको हम इसमें हमने इनको सजेस्ट किया था फॉडर के रूप में।
ये दूसरा और मॉडल इसका जो हमने तैयार किया था, जिसमें फिशरीज को हमने साथ में ऐड किया हुआ है। बाकी चीजें लगभग सेम है। हमने इसमें जो फिश कल्चर है उसको वो किया, और इसमें रोहू, कतला, मृगल, ये 3 तरह की मछलियां होती है। मतलब एक सरफेस पे होती है, एक मिडिल में होती है और एक लोअर में होती है। तो ये त्रिस्तरीय फिशरीज का सिस्टम होता है, जिसमें एक सरफेस फीडर होता है, एक मिड में फीड करती है और एक अपर लेवल में फीड करती है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और इसमें हम डकरी मतलब बतख पालन करते हैं। बतख क्या होता है कि ये पानी में जब ये हम इसके अगर मछली के साथ हम बतख पालते हैं तो ये पानी में बतख जब चलती है तो वो पानी को चलाती है, जिससे पानी की जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन बढ़ती है। तो मछलियों के लिए वो एक तरह से सपोर्ट का काम करती है। तो ये एक सिस्टम हमने बनाया था। ये 2.5 हेक्टेयर के लिए एक सिस्टम है, जिसमें अलग अलग क्रॉप एरिया उसी हिसाब से हमने एरिया उसका बढ़ा दिया है। कुछ क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया है और मतलब जो हमारे जानवर है उनकी संख्या बढ़ा दी है, क्या होना चाहिए करके। इसके बाद ये हमारा ये भी उसका है, इसमें वो जो हमने फिशरीज वाला ये इसमें ऐड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पानी बहुत है। ये कुछ वेराइटीज जो हमारी क्रॉप पे है उनकी वेराइटीज, जो अभी तो कुछ बहुत सारे चेंज हो गए हैं, नई वेराइटीज भी हमारे पास हो मतलब है। तो अलग अलग जो क्रॉप है उनकी वेराइटीज क्या हो सकती है उत्पादन के लिए, वो भी हम किसान भाइयों को सजेस्ट करने के लिए कि क्या वेराइटीज, किस क्रॉप की कौन सी वेराइटी ले तो ज्यादा उत्पादन मिलेगा। ये कौन से जिनकी सबकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। कौन सी चीजें हम उसको करेंगे, क्या होना चाहिए इसमें। अगर इसको थोड़ा सा लाइव स्टॉक का वो था ये, तो लाइव स्टॉक में हम नहीं, इसकी चर्चा नहीं हुई। लाइव स्टॉक में हमको क्या करना चाहिए, तो ब्रीड अपग्रेडेशन की बात करते हैं। जो हमारे पास ब्रीड है, हमारे पास अगर देसी ब्रीड है तो हम थोड़ा सा उसमें ये करें कि हम गिर, साहिवाल, जो ज्यादा दूध देने वाली हमारी नस्लें हैं उनका उपयोग अगर हम ज्यादा करें तो निश्चित रूप से इससे हमारा थोड़ा सा पैसा आता है। तो आदमी का जो भी किसान भाई है उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ता है। और जब पैसा नहीं आता तो वो भी सोचता है अरे दूध तो दे नहीं रहे तो बोले क्यों खिलाए। तो ये जो सामान्य प्रतिक्रिया होती है उससे थोड़ा सा बचा जा सकता है और इसका उपयोग किया जा सकता है। नई टेक्निक में बात करें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इसमें भी सॉर्टेक्स सीमन आ गया है, जो अगर वो थोड़ा सा हमारे इस मंच के लिए थोड़ा सा वो है ऑकवर्ड, पर चूंकि टेक्नोलॉजी की बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि सॉर्टेक्स सीमन में ये होता है कि अगर आपको सिर्फ फीमेल चाहिए उसमें ये है 90% तक अगर आपके जो एआई का रिजल्ट जो आएगा वो फीमेल काफ आपको मिलेंगे। जो बछड़ा होगा, जो बच्चा होगा वो मादा होगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो किसान भाई होता है उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि बोले मादा आए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये क्योंकि अब बैलों का उपयोग नहीं हो रहा तो एक ये भी सॉर्टेक्स सीमन आ गया है जो गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको गवर्नमेंट उसमें मिल जाएगा एआई कराने के लिए। बेटर फीड मैनेजमेंट, जो हमारी बात की, हमने फीड मैनेजमेंट की बात की थी, हमारा फीड मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। ज्यादातर जो हमारा गांव में जो हमारा जानवर है उसमें हमारा उसको भोजन की व्यवस्था नहीं है, और वो पूरी तरह से जैसा मैंने पहले कहा कि वो पैरा पे या धान के भूसे पे आधारित है। तो हमें उसे हरा चारा खिलाने की आवश्यकता है, और हरा चारा भी हम अगर हमारे पास 4 पशु है तो हम कम से कम 20 डिसमिल में 10 डिसमिल में हम हरा चारा लगाएं। बिना उसके संभव नहीं है। मिनरल मिक्सचर, हमारे जो पशु हैं वो मिनरल डेफिसिट है और उसके कारण कई सारी डिसीज होती है, और कई बार जो बछड़ा देने की जो उम्र है वो बढ़ती है उसमें, और बीच का जो लैक्टेशन पीरियड वो कम होता है। तो इन सब के लिए भी अगर हम इनको मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं, इनके ब्रिक्स आते हैं जिनको हम हमारी जो पशुशाला है उसमें हम इनको
उनके खूंटों से बांध देते हैं, जिनको ये बीच बीच में छांटते रहते हैं और उससे उनकी मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। एजोला को भी हम दे सकते हैं। एजोला एक तरह का वनस्पति है जो पानी में, एक्वेटिक वो है, प्लांट है जो पानी में होता है, और पानी में हम एजोला को लेके, अगर हम वैसे चारा नहीं कर रहे हैं तो एजोला भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, इसके कारण हम इसका उपयोग भी हमारे जानवरों के लिए कर सकते हैं। ग्रीन फॉडर की हमने बात की। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको भी हम बर्ड्स पे लगा सकते हैं और जिनकी पत्तियां हमारे जानवर को हम दे सकते हैं। ग्लेसरीडिया एक ऐसा है जिसकी पत्तियां बहुत फास्ट ग्रोइंग है और इसकी पत्तियों को हम जानवरों को खिला सकते हैं। इसको भी हम बर्ड्स पे लगा सकते हैं। सुबबुल भी है, बकरियों के लिए अच्छा होता है। सुबबुल को भी हम उस पे लगा सकते हैं, बर्ड्स पे। इसके अलावा जो शेल्टर है, जैसे हमने बात की, शेल्टर जानवरों के, चाहे गाय हो बकरी हो, इनके शेल्टर अच्छे होने चाहिए। अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो भी यहाँ पर नुकसान होता है। इन जानवरों में बीमारियों के लिए ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी तरह की बीमारी नहीं हो, कोई कीट ना हो अंदर, कोई वर्म होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्म्स की होती है, जिनमें हम अगर जानवरों को टाइम पे अगर डीवर्मिंग करा दे जानवरों की, तो बोलते हैं प्रोडक्टिविटी 30 से लेकर 50% तक बढ़ जाती है। हमारे यहाँ डीवर्मिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो डीवर्मिंग अगर आप शुरू से करवाते जा रहे हैं, अंदर अगर पेट में कृमि है जानवर के, तो उसका उत्पादकता 50% तक कम हो जाती है। तो और उसका जो प्रजनन दर है वो भी कम हो जाती है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो काविंग इंटरवल है उसको भी, जैसे 2 साल में हमारी जो पशुधन है वो ब्याज देती है, तो उसकी जगह अगर 1 साल वाला हो तो वो भी हमारा जो लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाता है, और लैक्टेशन पीरियड बढ़ेगा तो उसमें हमारी पशु की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और लोअरिंग का एज ऑफ फर्स्ट काविंग की, तो सामान्यतः जो है हमारा जो दूसरे पशु हैं वो कई बार 18 से 24 महीने तक में हमारी जो बछिया है वो उसके लायक हो पाती है। तो थोड़ा सा अगर फीड मैनेजमेंट ठीक हो तो ये 14-15 महीने से लेके आप 18 महीने तक आपका जो उसमें जो गर्भ धारण करने लायक हमारी बछिया हो जाती है। तो इस पर भी अगर हम मैनेजमेंट ठीक रखें तो हमारी जो एज है वो बछड़ों की एज कम हो जाएगी। तो आगे जो हमें एज, उसकी जो काविंग पीरियड है, नंबर ऑफ उसके काविंग है वो ज्यादा मिलेगी, मतलब ज्यादा समय तक बछड़ा देगी। वाटर सेविंग, पानी, जैसा शुरू से हम बात कर रहे हैं, जल आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या होगी। तो वाटर सेविंग बड़ा फैक्टर है, और इसको किस तरह से हम करें, हम ड्रिप लगाएं, स्प्रिंकलर लगाएं। इसके अलावा जो हमारे वाटर रिचार्ज की हम बात करते हैं, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, ये सब चीजें हम इसमें इन पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लैंड लेवलिंग, जो मैंने कहा कि लैंड लेवलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। तो लैंड लेवल जितनी लेवल होगी आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। माइक्रो इरिगेशन, हम उसकी बात कर सकते हैं, ड्रिप स्प्रिंकलर की। कम पानी चाहने वाली फसलों को हमको लेने की आवश्यकता है। कम पानी चाहने, जैसे धान, मक्का, गन्ना, ये ज्यादा पानी वाली फसलें। सामान्यतः हमारे देश में देखा जाता है कि हमारे सबसे ज्यादा देश में या दुनिया की हम बात करें तो ज्यादा पानी चाहने वाली फसलें ज्यादा बोई जा रही हैं। तो इनकी जगह अगर हम दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, इनको पानी कम लगता है, तो जिस सीजन में हम इन फसलों को ले सकते हैं वहां पर इनको इंट्रोड्यूस करें, तो हम कम पानी में ज्यादा जो बायोमास है उसको उत्पादित कर पाएंगे, और जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो बढ़ा पाएंगे। मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, हम मल्चिंग का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, अगर आपके पास जो ऑर्गेनिक मल्चिंग आपके पास है तो उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। प्लास्टिक मल्चिंग तो उपयोग हो ही रही है, पर अगर आपके पास ऑर्गेनिक मल्चिंग है तो उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, तो ये आप एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा, जमीन के लिए भी अच्छा होगा। न्यूट्रिएंट सेविंग, न्यूट्रिएंट हम कितना बचा सकते हैं, इस पर हमें इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हमें काम करने की जरूरत है कि जो भी हम
हमारे न्यूट्रिएंट है, एनपीके की बात करें या हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, ये हमारे ज्यादा से ज्यादा इनकी एफिशिएंसी हो, तो इनके जो उपयोग करने के टाइम है, कब उपयोग करना है। सामान्यतः मैं ज्यादातर किसान भाइयों से पूछता हूं कि जब प्रशिक्षण होता है तो बोलते हैं यूरिया कब देना चाहिए, तो 90% किसान हमारे बोलते हैं कि यूरिया पानी के पहले देना चाहिए। आप लोगों का क्या राय है, कोई बताएगा? अशोक भैया, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? पानी के बाद, हेलो, पानी के मेरी आ बाद रही क्या? देना चाहिए। हाँ, आ रही भैया। पानी के बाद, अशोक भैया, पानी के पहले देंगे? पानी के बाद, बाद में? बहुत पानी के बाद, और स्प्रिंकलर में चलाते हैं तो स्प्रिंकलर के आगे आगे छींट देते हैं, फिर स्प्रिंकलर चलाते हैं। बहुत बढ़िया भैया, हमारे ये अच्छे किसान की पहचान है। पर हमारे देश के जो ज्यादातर किसान है वो पहले यूरिया डालते हैं, उसके बाद पानी देते हैं। तो यूरिया पानी में सबसे ज्यादा मतलब बहुत जल्दी घुलता है और लीचिंग भी होती है, दूसरा सनलाइट के साथ भी इसका लॉस होता है। तो जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो सबसे ज्यादा होता है। सिर्फ उसका एक कारण होता है कि उसको खेत में घूमने में दिक्कत होती है, कि वो जब पानी देने के बाद बोले खेत में कैसे डालेंगे साहब, तो ये एक किसान बोलते हैं, बोले इसलिए हम पहले डालते हैं। तो सिर्फ इतनी सी चीज के लिए उसका जो लगभग 50 से 60% नाइट्रोजन है वो पानी के साथ बह जाता है। इसी तरह हमारा जो कई सारे अभी भी हमारे धान के किसान जो है वो डीएपी और अपना एनपीके है उसको ट्रांसप्लांटिंग के बाद डालते हैं, जबकि सारा हमको, जब हम अगर ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो खेत में जब हम खेत तैयार करते हैं उस समय हमको खेत में मिला देना है एनपी जो पी और फास्फोरस और पोटास को, तो हमको नाइट्रोजन जो यूज एफिशिएंसी है वो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी वो बढ़ेगी। तो इस पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। हम बायो फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। हमारे जो बायो फर्टिलाइजर है और बायो एक्टिवेटर, न्यूट्रिएंट एक्टिवेटर, जैसे के एक्टिवेटर आ गया, जिंक एक्टिवेटर आ गया, ये हमारे मार्केट में आ गए हैं, इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। पीएसबी है, एजेटोबैक्टर है, जो स्प्रिलम, एसिटोबैक्टर, इनका ज्यादा से ज्यादा हम अगर किसान भाई उपयोग करें तो निश्चित रूप से उसकी जो लागत है वो कम होगी। अर्निंग मैन्योर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की आवश्यकता है। पेस्टिसाइड सेविंग, हम खूब पेस्टिसाइड डालने पर विश्वास करते हैं, तो इस पर कम से कम और कब करें, और उसके लिए लाइट ट्रैप बहुत बढ़िया चीज है। लाइट ट्रैप का अगर उपयोग आप करते हैं तो एक तो ये मॉनिटर भी करता है कि आपके खेत में किस तरह के इंसेक्ट आ रहा है। अगर आप रोज लाइट ट्रैप के उसकी जो थैली को जाके चेक करेंगे तो आपको बता देगा लाइट ट्रैप की आपके यहाँ किस तरह के इंसेक्ट अब आ रहे हैं। तो और अगर आपके यहाँ ज्यादा इंसेक्ट आ रहे हैं तो क्या आपको कोई दवाई का उपयोग करना है। तो हम अगर समय पर दवाई का उपयोग करते हैं, ज्यादातर किसान भाइयों के साथ ये देखा जाता है कि जैसे बोले खेत में इल्ली लग गई, अब इल्ली लग गई तब वो दवाई लेने आता है, दवाई लेने के बाद फिर वो 3 दिन बाद, अच्छा उसको इल्ली कब दिखती है, जब वो इल्ली का इफेक्ट दिखने लगता है। जैसे धान के केस में एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, तना छेदक, धान में तना छेदक आता है और वो जब तना छेदक कब दिखता है, कम से कम 8 दिन बाद, जब वो पौधे का जो मेन स्टेम है वो सूखने लगता है, तो उसको देख के फिर वो दवाई डालता है जब तक वो प्यूपेट हो जाता है इल्ली। तो इस पर हमारे किसान भाई ध्यान दें। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग करें। लाइट ट्रैप, सोलर ये दोनों तरह के आ रहे हैं, सोलर भी और इलेक्ट्रिक आ रहा है। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। बहुत सारे जो बर्ड पर्चर का उपयोग कर सकते हैं। प्रीडेटर और पैरासाइट्स जो होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। बायो इनोकुलेंट का उपयोग कर सकते हैं। जो आईटी के हमारे बहुत सारे आईटी के हमारे यहाँ चलते हैं उनका उपयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे जो हमारी एक गराड़ी करके यहाँ पर होता है, बालाघाट में एक पौधा होता है, वाइल्ड प्लांट होता है, उसकी पत्तियों को खेतों में डाल दिया जाता है। अगर उसकी पत्तियों को काट, भैया, हाँ जी, खत्म करें। हाँ रतनलाल भैया, अब समय हो रहा है, 1-2 हैंड राइज है और जी, फिर जी, अब हम कल कंटिन्यू भी कर सकते हैं इसको, है ना? जी जी, प्रश्न करें कि हाँ जी, अतिशय सुंदर। आज हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता डॉक्टर रोशन लाल राउत जी ने
हमें इंटीग्रेटेड कृषि फार्म, हमारी खेती की आय कैसे बढ़े, इस पर अतिशय महत्वपूर्ण जानकारी सदन में दी। तो मैं सबसे पहले आदरणीय बिंदेश्वरी तिवारी जी का हैंड राइज है, तो अपना सवाल करें। आवाज नहीं आ रही, आवाज। हेलो, हाँ, खांसी की आवाज आई बस। वो तो हम खास रहे थे। जी, आदरणीय बने सिंह आर्य जी और बिंदेश्वरी तिवारी जी का हैंड राइज है, और अगर जी प्रणाम। आवाज आ रही है तो ठीक, नहीं तो मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर से निवेदन करती हूँ। जी मैं बोल रहा हूँ दीदी। हाँ जी जी, बोलिए। जी डॉक्टर साहब, जो आप जो बात कर रहे हैं इसके लाइट ट्रैप की, जो सौर ऊर्जा से चलने वाली हो या इलेक्ट्रिक से चलने वाली, तो इसका पैरामीटर से कितना प्रकार इंच होना चाहिए या उसका मॉडल कैसा होना चाहिए? क्योंकि किसान अपने अपने अनुमान से सब अलग अलग बनाते हैं। तो वो जो सौर ऊर्जा से चलने वाली है वो मिल रही है हमारे क्षेत्र में 1600 रुपये 1800 रुपये तक, तो क्या वो वास्तविक तो सही है उसकी कीमत? जी आर्य भैया, ये देखिए हमारे पास हम एक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में एक वैशंपायन साहब थे, एंटोमोलॉजी के वैज्ञानिक थे, उनने एक मॉडल बनाया है, और वो उनका मॉडल एक कंपनी, कोई इंदौर की कंपनी है, वो बेच रही है। और उसी तरह के बहुत सारे मॉडल उन्होंने पहले लोहे का बनाया था, वो भी पहले बिकता था, जो टीन का बना हुआ था, और वो बहुत स्टैंडर्ड, उन्होंने बहुत सारी चीजें उसको देख के, और अभी उसमें जो लाइट है उसमें कुछ चेंज किए हैं, क्योंकि जो लगभग 300 नैनोमीटर से नीचे में ज्यादा इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो वो जो लाइट है उसका, उसमें जो एलईडी लाइट अभी उपयोग कर रहे हैं, और वो नए लाइट उसमें उपयोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंसेक्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, और हमने ये देखा है कि 2-2 किलो तक इंसेक्ट उसमें आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, जो अच्छी कंपनी के हों उनको ले सकते हैं, और जो डायमीटर है उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज है लाइट का, कि लाइट आपका किस तरह से वो है, उसमें जो लाइट 4 घंटे का सर्विस दे रहे वो, 4 घंटे का सर्विस, शाम को 7 बजे, रात को 11 बजे ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, क्या सही है ये? हाँ, ये ठीक है, क्योंकि जो लाइट जो है, जो इंसेक्ट का मेजर जो मूवमेंट होता है वो रात के जब अंधेरा होता है उसके 2 घंटे तक होता है। तो फिर भी ये 4 घंटे तक चलता है, तो आराम से आपके जितने मेजर इंसेक्ट जो आपके उसमें कैच होना चाहिए वो आपके कवर करता है। जी जी धन्यवाद। जी सर। हाँ जी नमस्कार रोशन लाल जी, बहुत सुंदर आज का उद्बोधन आपका। मैं बस मेरा एक कमेंट था, ऑब्जर्वेशन था ये, कि जो आपने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें आपने कंपैरिजन किया था कि पहले केमिकल खेती में ये कर रहे थे और अब इसमें इतना इसका लाभ हो रहा है। मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक खेती करके या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके, जी तो वाली स्लाइड है, मैं उसको पूरा नहीं देख पाया क्योंकि मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, तो पूरा उसको क्लियर नहीं था उसमें, जी मैं उसको एक्सपैंड नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में क्या अगर उसमें एक पैरामीटर, एक कॉलम और जोड़ करके हमारी जैविक खेती करने से बचत कितनी हुई, पैसे की बचत, लागत, या हमारा यूरिया और फर्टिलाइजर कितना हमने कम किया, पेस्टिसाइड कितना कम किया, उसको भी अगर इसके साथ जोड़ें तो एक तुलनात्मक दृष्टिकोण आज के परिप्रेक्ष्य में शायद और अच्छा हो सकता है। साथ ही यह भी कि अगर मैं पहले 4 सिंचाई कर रहा था, मैंने केवल 3 सिंचाई की, तो 1 सिंचाई का पानी जो कि जिसको कि मापा जा सकता है, उसको भी अगर लिख लें तो ये भी कुछ हम क्वांटिफाई क्या हम कर सकते हैं, और उससे करके हमें हमारी समझ में और अपने संसाधनों को संरक्षित करने में समझ में उसकी वृद्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। इस बारे में आप अपने कमेंट्स दीजिएगा। जी सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसको थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा कि उसको जो
कितना उसकी बचत हुई और कितना मतलब फर्टिलाइजर कितना सेविंग हुआ, उसने यूरिया कितना कम डाला या डीएपी कितना कम डाला, इसको भी मैं प्रयास करूंगा अगली बार इसको बनाने का। और जो सिंचाई उसने संसाधन कितने कितने दूसरे संसाधन भी और क्या बचा है जो बाहर से वो खरीदता था, इस पर भी कोशिश करेंगे कि ये आ जाए। तो निश्चित रूप से जो हमारे किसान हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। आप जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि सपोर्ट मिलेगा किसानों को कि किस तरह से वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करें। जी जी बहुत धन्यवाद। साथ ही जो भी एक तो वो संसाधन है जो कि वो बाहर से खरीद रहा है और उसको एक तोला जा सकता है, नापा जा सकता है रुपीज में, केजीज में। तो यूरिया उसने माना जाए 200 रुपए का बचाया और वो केजी के उसमें कितने में कन्वर्ट हुआ, एक तो ये पैरामीटर आ जाएगा हर एक चीजों के बारे में। साथ ही उसका मूल्य आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। और इसी चीज को अगर उसने 10 साल तक लगातार किया, 20 साल तक लगातार किया, तो हम एक सिमुलेशन कर सकते हैं कि इतना उसके धन की बचत, इतना साल में उसके इतने संसाधन की बचत। और इस तरह से पैसा जो आपका पानी है, सिंचाई अगर उसने कम की है, तो ये आगे धीरे धीरे करते हुए कितना लीटर पानी उसकी बचत होगी आने वाले समय में 5 साल 10 साल के अंतराल में। इसको भी अगर सम्मिलित किया जाए तो शायद हम अपनी बात जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की बात को और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बिल्कुल इसको इस पे वो करना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि एक इस पर भी स्लाइड बनाकर कि कितना वो भविष्य में कितना मतलब अगर वो 5 साल अगर हम उसको एक एक्सपेक्टेड टाइम ले कि 5 साल कंटिन्यू वो इस फार्मिंग को कर रहा तो कितना उसका संसाधन बचा और किस तरह से वो आगे इसको मतलब हमारे समाज के लिए फायदेमंद होगा। जी धन्यवाद धन्यवाद रोशन। जी धन्यवाद सर, अतिशय सुंदर। और मैं अब आगे अगर किसी भाई बहन का कोई अगर सवाल है तो फिर आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी से कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए समय है, वरना हम कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने के लिए मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ। आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब, स्वागत है, जी आप आइए और हमारे मुख्य वक्ता जी से 2 मिनट संवाद करके कार्यक्रम को ये फिर विराम दीजिएगा। जी जी आदरणीय दीदी जी, आज का द्वितीय सत्र आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर आपके माध्यम से बहुत ही सुंदर चला और आपने बताया कि किस तरह से अगर किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग करता है तो एक तो उसके खेत के कार्यों में और उसके जीवन के कार्यों में सहूलियत मिलती है, क्योंकि एक आपने बताया कि एक काम से खेत के कार्य से दूसरा कार्य जुड़ा हुआ है। हमारी मिट्टी से, फसलों से और हमारे जो वहाँ पलने वाले पशु हैं, उनका एक जीवन चक्र एक दूसरे से जुड़ता है। और जब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारे कार्य हैं वो उनमें सरलता आ जाती है और सरलता आने के साथ-साथ इन तकनीकों का उपयोग करके हम एक एक चक्र का या एक स्टेप का दूसरे स्टेप में फ़ायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और उससे वो हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, जो कि सामान्यतः मोनोकल्चर के लिए और हम एकाकी फार्मिंग के लिए हम करते हैं। हाँ, साथ में ये बात भी कि जैसे आदरणीय पवन सर ने भी अपनी बात रखी है अपने कमेंट में कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये भी देखें कि जो जैविक खेती करता हुआ किसान जिसे कुछ समय हुआ है या जो लालायित है कि अब जैविक खेती करना है, तो हम इंटीग्रेटेड वे में आगे से करते हुए और उसके लाभ को देखते हुए, सहूलियत को देखते हुए और बढ़ती हुई उत्पादकता के साथ गुणवत्ता को देखते हुए ये सुंदर मार्गदर्शन आज आपके माध्यम से आगे बढ़ा है और संभावना ये भी रही है जैसे हैंड-रेज़ भी हो रहे थे कि आपका कार्यक्रम आगे भी यानी ये सत्र आगे भी बढ़ाया जाए ताकि दूसरे दिन भी कुछ अन्य पहलुओं पर वार्तालाप हो सके और किसान बंधु इससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के इस सुंदर सत्र के लिए आप सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से
मैं डॉक्टर रोशन लाल राउत सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप नित्य निरंतर अ, ये कार्य योगाहार के कार्यों को, योगाहारी किसानों को और सभी किसानों को आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप समय दे रहे हैं और ये समय देना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सबसे बड़ा समय है और मेरे ख्याल से इसके अलावा तो कुछ भी इसकी कीमत नहीं दी जा सकती है इस समय की, क्योंकि समय आ चुका है कि हम अपने किसान भाइयों को, अपने उपभोक्ताओं को, अपने देश को, अपने देश की माटी को विश्व मुक्त कर सकें। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, साथ में प्रथम सत्र की हमारी योगाचार्य जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद।